दैट्स वेरी गुड। क्योंकि जब डॉक्टर ने आना बंद किया था, मेरे पास बहुत क्लाइंटेज था। अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ करती। आई स्टॉप्ड इट देन एंड देयर। आई मेड इट अ पॉइंट, आई एम नॉट डूइंग इट एनीमोर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरा लुक कुछ डिफरेंट लग रहा है। आज बुंदेली स्पिरिट कुछ अलग हेयर स्टाइल में है ना, तो इस हेयर स्टाइल का क्रेडिट जाता है ब्यूटीलॉजी बाय निष्ठा। अब ये क्या है? ये है लैक्मे वाली मैडम। अगर कोई झांसी बुंदेलखंड से है तो लैक्मे वाली मैडम से जरूर रिलेट कर सकता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं झांसी बुंदेलखंड की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सैलून ओनर एंड मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटीलॉजी बाय निष्ठा, मीन्स निष्ठा मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो रविका जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। बुंदेली स्पिरिट में वेलकम। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप रेडी रहिए। जी बिल्कुल। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आई एम हियर टू बस्ट लॉट ऑफ मिथ्स। सो लेट्स सी, होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। अभी मैंने आपको बोला लैक्मे वाली मैडम, जी तो ये लैक्मे वाली मैडम की स्टोरी जाने पहले। जी बिल्कुल। 2012 में हमने लैक्मे सलोन ओपन किया था। पहला ब्रांड हम लेके आए थे झांसी में, दैट वाज लैक्मे। और जर्नी तो मेरी बहुत पुरानी है। जब मैं 10 साल की थी तब शहनाज हुसैन बहुत चलती थी, शाह लाइफ बहुत चलती थी। तो तब हमने ये सारा कोर्स किया था। तब मैंने, तो आई वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड। और तब वहीं के जो शहनाज हुसैन के फेशियल स्टेप्स होते थे, तब मुझे वही आते थे। उनकी मेहंदी आती थी, मुझे वो आती थी, तो वही सब हमने सीखा था। उसके बाद मैंने 2003-4 में ब्लॉसम मैम से सीखा। तब वो खुद सिखाती थी, अब तो नहीं सिखाती हैं। एंड उनसे हमने सारा कुछ सीखा था। मेकअप के लिए भी सुयश सर आए थे, जो उस समय पे मूवी आई थी संघर्ष। और आशुतोष राणा का एक विलन का एक उनका गेटअप था जो बहुत फेमस हुआ था उस मूवी में, और उन्होंने ही वो मेकअप किया था। तो वो हमें सिखाने के लिए आए थे। बीआर वगैरह की किट होती थी, तो लॉन्ग टाइम बैक। तो उसके बाद से आई गॉट मैरिड हियर। और 2010 में आई गॉट मैरिड। एंड तब हमने शुरू किया कि एक मुझे बोला गया कि ये सलोन सबसे अच्छा है, यहाँ पे जाके आप सर्विसेज ले सकते हो। जब मैंने वहां जाके सर्विस ली तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि कैसी सर्विसेज होती हैं। एक्चुअली में कोई एक सर्विस हो रही है तो उसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए। नॉट दैट कि झांसी बीइंग अ स्मॉल सिटी हमें तो ये बताया गया है तो यही होना चाहिए। So that is how I planned to open a salon, and that was the time when we started with Lakme. तो 2017 तक हमारे पास लैक्मे की फ्रेंचाइजी थी। उसको गिव अप करने का रीजन भी ये रहा कि आई वांटेड टू इंक्रीज माय होराइजन। मुझे चाहिए था कि मैं उसे एक यूनिसेक्स सलोन करूं। मुझे चाहिए था कि मैं उसमें एस्थेटिक्स ऐड करूं, because there are many treatments which were happening in Bombay and other metro cities which were not there in Jhansi में नहीं। तो लोगों को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। So I wanted them to experience all those things with a very less cost, wherein they can experience those services, maybe skin treatments, hair treatments, body treatments, कुछ भी वो उस तरीके से एक्सपीरियंस भी कर सकें, उनकी कॉस्टिंग में भी आए। एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू मेक झांसी हैपनिंग कि कुछ तो होना चाहिए झांसी। वही फेशियल्स चल रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। तो वो लैक्मे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं हमें कर रहा था। उनका अपना एक फिक्स पैटर्न है कि वो उसी पे चल सकते हैं, ऑल नेशन वाइज, पैन इंडिया ऑफ कोर्स। तो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम फ्रेंचाइजी छोड़ेंगे, वी स्टार्ट ऑन आवर ओन। एंड वी स्टार्ट विद ब्यूटीलॉजी बाय निष्ठा। बट लैक्मे 5 साल में इतना फेमस हुआ था। वी डिड वेरी नाइस सर्विसेज। बहुत सारे क्लाइंट्स उनके अभी भी आते हैं हमारे पास, एंड मेजर क्लाइंट्स वही हैं। तो तब मैं फेमस हो गई थी लैक्मे वाली मैडम के नाम से। अच्छा। बिकॉज लैक्मे वाज ओनली लैक्मे, नो नेम। लैक्मे, हाँ। तो लैक्मे खुद में एक ब्रांड। हाँ। तो तब मेरा एक अलग उस टाइम पे ब्रांड बना, लैक्मे वाली मैडम। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको मुझे वो रिजेंबल वैसे ही करते हैं कि लैक्मे वाली मैडम के पास जा रहे हैं हम। तो वो अभी, हाँ, तो कुछ के लिए वो ब्यूटोलॉजी हो गया है, कुछ के लिए अभी लैक्मे वाली मैडम। तो ये कहानी है लैक्मे वाली मैडम की। करेक्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो अब जैसे मैंने आपसे पूछा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ब्यूटीलॉजी और लैक्मे के पीछे, तो बचपन से ही इंटरेस्ट था मेकअप में? शायद बचपन से ही था, एंड शायद मेरी डेस्टिनी यही थी। आई वाज डेस्टिन्ड बिकॉज मेरी मॉम को भी बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। मेरी मॉम वाज द वन हु पुश्ड मी एंड स्टार्टेड दैट यू शुड डू दिस। एंड वो शायद ये डेस्टिन था कि मुझे इस एज में आके ये करना था। दैट शी पुश्ड मी दैट टाइम कि तुम सीखो, एंड ये मैंने करना तब शुरू किया। तो
डेस्टिनी में जो होता है वो हो जाता है, एंड नाउ इट हैज बिकम लाइक अ पैशन। अ पैशन। हाँ। आज मतलब अगर सबसे पुराने या सबसे एक्सपीरियंस्ड सैलून की बात करें तो ब्यूटोलॉजी या लैक्मे बोल दें, हमारे लिए तो सेम ही है। तो कैसा लगता है सुन के कि सबसे पुराना, क्योंकि आजकल हर लाइक 50 स्टेप्स या 100 स्टेप्स पे एक कोई ना कोई सैलून है, करेक्ट। कोई भी मतलब फ्रेंचाइजी आ रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, बट कई बार लाइक एज अ क्लाइंट, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ या मैं जनरली शूट्स के लिए मैं ढूंढती हूँ मेकअप या पार्टी मेकअप्स, तो मेरे लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है कि कौन सा सैलून या विच इज द बेस्ट, क्योंकि मैंने अपने अपने मेकअप्स आप ही से कराए हैं फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब जब से शायद 5-6 साल से। तो अब थोड़ा टफ हो गया है कि इतनी वेरिएशंस आ गए हैं, हाउ टू चूज द कैटेगरी के कौन सा सैलून चूज करें, कैसे मेकअप चूज करें, और क्या क्राइटेरिया होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक आप आंसर दीजिए मेरे लिए, तो मेरे व्यूअर्स के लिए भी होगा ये। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम आल्सो। हाँ। अगर मैं क्लाइंट के तरीके से सोचूं तो हर 50 कदम पे एक सलोन है, तो हम कैसे चूज करें कि हमें कहाँ जाना है? एवरीबडी इज मोर और लेस इज ऑफरिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर कैसे चूज करें? तो ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। हाँ। इसका जवाब देना चाहिए। सो आई थिंक कुछ पॉइंट्स हमें देखने चाहिए। सो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। अगर कोई सलोन है जो इतना ज्यादा पुराना है, एक ही जगह पे है, तो उसके एक अलग बोनस पॉइंट्स होते ही हैं। There are many parlors, you know, which open and ultimately shut down. 3-4 साल में खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, ये चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैनेजमेंट मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द सलोन, वो किस तरीके से सलोन को रन कर रहे हैं, उनका क्या विजन है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, उनकी क्या अप्रोच है टुवर्ड्स द सलोन। सो ये 2 फैक्टर्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली, जब आप वहां जाते हैं तो आप जब मेन्यू कार्ड चेक करते हैं, आप ब्रांड्स पे जरूर जाइए कि किस तरीके के ब्रांड्स यूज हो रहे हैं, किस तरीके जो भी वहां पे लोग हैं, whether they know what they are doing or not. This is very very important because sometimes what happens is कि फेशियल कराना है, चलिए फ्रूट फेशियल कर दिया। यू नो, एवरीबडी इज डूइंग फ्रूट फेशियल। तो कई बार हमारे ऊपर भी ये दारोमदार आ जाता है कि हम देखें कि हमारी स्किन पे क्या यूज हो रहा है, और हम जहां भी जा रहे हैं वहां अच्छे ब्रांड्स होने चाहिए। हम उनसे पहले तो बात करें, बात करने से ही हमें समझ में आ जाता है कि किसकी क्या अप्रोच है, किसकी कितनी नॉलेज है। नॉलेज इज अ मस्ट। अगर नहीं होगी तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे डिब्बे मिलते हैं, तो कोई भी वो डिब्बे यू नो स्टेप 1 2 3 4 लिखा हुआ होता है, आप यूज कर सकते हैं, क्या ही डिफरेंस है। सो वो एक मुझे लगता है कि ये 3-4 चीजों पे ध्यान दिया जाए तो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप स्किन सर्विस करा रहे हैं, चाहे हेयर सर्विस करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक कर सकते हो, उससे आपको समझ में आता है कि यू नो उनके सोशल मीडिया अकाउंट में जाके आप ये देख सकते हो कि किस तरीके का वर्क उन्होंने अपलोड किया है, कितना डेटा अवेलेबल है उनके पास। वो सिर्फ मेकअप है, या सिर्फ हेयर है, या सिर्फ स्किन है। इफ somebody is offering an entire platter to you, जहाँ पे वो स्किन की भी बात कर रहे हैं, क्लाइंट के भी फीडबैक्स आ रहे हैं, जहाँ पे हेयर की भी वीडियोस आ रही हैं, जहाँ पे आपके स्किन के बारे में बात हो रही है, मेकअप के बारे में बात हो रही है, तो आई थिंक दैट इज एन एडेड एडवांटेज, एंड हम उस चीज पे भी थोड़ा देख सकते हैं। ऑल्सो दूसरी चीज, अगर मेकअप हमें कराना है तो हम क्या देखें? आई थिंक बेस्ट अगेन द एक्सपीरियंस, कि उन्हें क्या एक्सपीरियंस है जिससे हमें मेकअप कराना है, what platter does she or he has to offer, कि किस तरीके के कितने मेकअप्स हैं उनके पास, एंड उनका सोशल मीडिया अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भले ही वहां पे 1000 फोटोज नहीं है, या वो डेली अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट जो उन्होंने अपलोड किया है सो वो क्वालिटी वाइज कैसा है, विदाउट फिल्टर है या नहीं है। सो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। ओके, और हम जितना हम क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से, उतना ही हमें आंसर्स मिलते जाते हैं, कि क्लैरिटी मिलती जाती है, हमको क्लियर हो जाता है माइंड में कि क्या हमें यूज करना है, कहाँ जाना चाहिए। करेक्ट। एक और आपने पूछा कि एवरी 50 स्टेप्स देयर इज अ पार्लर ओपनिंग, तो आई थिंक कंपटीशन से भी आपका मतलब है, तो कंपटीशन इन अ वे हाउ आई सी इज गुड। व्हाई? बिकॉज दे कीप यू मोटिवेटेड टू स्टे अपडेटेड, कुछ करना है, और हाँ, मोटिवेशन। आप अपडेट नहीं है तो आप आउट है,
दिस इज वन। तो कंपटीशन आपको उसमें भी हेल्प करता है। दूसरा, नाउ अ डेज आप ये देखो, कस्टमर इज मोर एजुकेटेड बिकॉज दे गो टू 100 सलॉन्स। तो वो जब बात करते हैं वहां पे, तो उनको कुछ नॉलेज कहीं से मिली, कुछ नॉलेज कहीं से मिली, कुछ तो नॉलेज गैदर कहीं हो से, जाती है। तो उनके पास भी अब है, विच इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हाँ, अब दे नो कि अगर वो कुछ करा रहे हैं स्किन पे, क्या ब्रांड्स आ गए मार्केट में, दे नो। सो अकॉर्डिंगली दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अदरवाइज काफी जगह पे हाँ, कुछ भी मतलब हो ये जाता एक एक्सपीरियंस वाली बात, क्योंकि आजकल क्लाइंट्स भी ऐसा नहीं है, नोन टू हो गए हैं बहुत चीजों से, ऑनलाइन सर्विसेज करेक्ट देख देख के या ऑनलाइन एजुकेशन से। करेक्ट। तो कई जगह तो हो जाता है, बट हम जैसे होते हैं जिनके पास सोशल मीडिया पे ज्यादा स्क्रॉल करने का टाइम नहीं टाइम होता नहीं है, होता है। उनके लिए ये टिप्स जरूर काम आएगी। जी 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 जी। एक छोटा सा क्वेश्चन मन में मेरे लिए था कि आजकल हर जो सैलून है, लिप टिंट या कुछ लाइक हाइड्रा फेशियल्स या जो ऐसी चीजें होती है जो अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट होनी चाहिए, ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तो क्या ये सर्टिफाइड होते हैं, हम्म। या ये हमें सैलून में सर्विसेज लेनी चाहिए, या हमें प्रॉपर डर्मैट पे जाना चाहिए? See, it's a very important question to cover, but simultaneously इस पे बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस स्किन कंडीशन या किस स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज ऐसी नहीं है कि डर्मेट ही कर सकता है, और हर चीज ऐसी नहीं है जो सैलून ओनर्स कर सकते हैं। आजकल आप सैलून्स में जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ भाई, ये सर्विस हो जाएगी, आप कुछ भी कराते हो, वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। काफी चीजें ऐसी हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। हाँ, लिप टिंट होता है। सी वी, जब हमने लैक्मे छोड़ा था, हमने एस्थेटिक स्टार्ट किया था, वी यूज्ड टू कॉल अ डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली, वाज अ सेलिब्रिटी डॉक्टर एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड वो ही आके जितने भी यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते थे वो करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव डन बोटॉक्स, वी हैव डन थ्रेड लिफ्ट्स, we have done PRPs। तो आपने डॉक्टर से कराया ना? हाँ। मींस इट वाज अंडर डर्मैट। जितना भी सर्जिकल प्रोसीजर्स थे वो सारे डॉक्टर ने किए। बट इफ यू टॉक अबाउट लेजर, if you talk about mesoporation, if you talk about dermabrasion, if you talk about जैसे केमिकल पील्स, ये सारे हम कर रहे हैं अभी भी, और इसमें कुछ भी सर्जिकल इन्वॉल्व नहीं है। आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए करने के लिए। अब चूंकि द डॉक्टर स्टॉप्ड कमिंग इन अराउंड कोविड, कोविड में उनका आना ऑब्वियसली उस समय तो बंद हो गया था। तो हमने ये 17, 18, 19 किया है, और 2020 की आई थिंक बिगनिंग तक, वो जनवरी तक आए हैं। तो उतना टाइम तक हमने ये सारा कुछ किया है, एंड वी हैड वंडरफुल क्लाइंट बेस, वी हैव डन इट एक्सीलेंटली, एंड फीडबैक्स अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। हमारा लेजर हेयर रिमूवल अभी भी बहुत अच्छा है। तो हमने वो सारे ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। अब कई बार होता है कि ये सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सस्ती वाली लेजर मशीन रख ली, सीखा वीखा कुछ है नहीं, यूट्यूब पे देख लिया एंड वो करना शुरू कर दिया। अभी लेजर कर रहे हैं, स्किन जल गया, तो लेजर बुरा है। लेजर बुरा नहीं है, वे ऑफ डूइंग बुरा, वे ऑफ डूइंग। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कराने वाले की ज्यादा गलती है। आप क्यों गए ऐसे जगह कराने? आपको पुराने टेस्टिमोनियल्स देखने चाहिए थे क्लाइंट्स के, आपको पूरा थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था, जो कर रहा है वो कितने साल से कर रहा है, उसके क्लाइंट्स के फीडबैक्स क्या हैं, किस तरीके से है, क्या ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है या कोई डॉक्टर की असिस्टेंस थी वहां पे। तो आपने नहीं देखा तो ये आपके ऊपर है, आप डबल चेक करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बात निकली है तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत होता है ना कि 1000 में पैकेजेस निकल गए, 2000 का पैकेज निकल गया, अभी वो 1000 में दे रहे हैं हेयर कट भी, फेशियल भी, मैनी पेडी भी, वैक्सिंग भी, सब दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्वालिटी हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अगर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम नहीं समझ रहे कि वो केमिकल्स जो हमारी स्किन में जाएंगे वो कहीं ना कहीं पैचेस बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं स्किन की किसी ना किसी कंडीशन में आ जाएंगे, कोई स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। 2000 में केराटिन हो रही है, बोटॉक्स 3000 में हो रहा है, हम क्यों करा रहे हैं? हम वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बालों में, तो वी शुड इन्वेस्ट इन गुड थिंग। ये कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ये व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सैलून ओनर्स पे मत डालो, ये आप अपने ऊपर देखो कि आप जो करा रहे हो कौन कर रहा है,
आप कहाँ जा रहे हो करवाने के लिए, दे शुड यूज गुड ब्रांड। और आप उन्हें बोलो कि मुझे क्वालिटी दीजिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। आप पैसे पे कॉम्प्रोमाइज करो क्वालिटी पे मत करो। आप उन्हें बोलो कि मुझे अच्छी क्वालिटी दीजिए और चेक कीजिए कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। ये एज अ सलोन ओनर मैं खुद बोल रही हूँ, आप कहीं भी जाएं आप चेक कीजिए कि जो वो बोल रहे हैं, मान लीजिए बोटॉक्स है, केराटिन है, वो कुछ भी कर रहे हैं, आप उनसे बोलो कि मुझे दिखाओ कि क्या है ये। बी अवेयर, बी अवेयर। आई थिंक वही सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि जो बहुत सारे पार्लर खुल गए हैं कि कम से कम क्लाइंट अवेयर हो रहा है। हम किसी को भी अलाउ ना करें कि कोई भी हमें कुछ भी बात बना के कोई भी प्रोडक्ट लगा रहा है और हमसे बोल रहा है ठीक है चलो आप तो 2000 में करा लो। क्यों करा लो? ऑफ कोर्स नहीं करना है, हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप यकीन मानिए वो वापस से आपके सिर पे आएगा जरूर। आप सोचो कि अभी जैसे छोटे पार्लर में चले जाओगे आप, वहाँ पे क्या होगा कि वो कहेंगे हम 500 में फेशियल करके दे रहे हैं। जब आप वहां से उठोगे तो आपको दिखेगा आपके चेहरे पे ग्लो आ रखा है। अभी वो ग्लो कैसे आया? 2 बूंद जिंदगी की डाल दी उन्होंने। व्हाट इज दैट? जिंदगी, स्टेरॉइड्स। अब आपका चेहरा तो चमक गया, आप खुश, हा। उस पार्लर में गए थे, बड़ा चूना लगाया था, इन्होंने तुम्हें 500 में चपका दिया, ये वाली मैडम ज्यादा अच्छी है। अभी वो कितने दिन अच्छी रह रही हैं? दैट डिपेंड्स। आई नो, आई मीन बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं मोर क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, बट आई वांट टू। यहाँ हम बैठे ही इसलिए कि व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। करेक्ट। मतलब मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होने का ये भी फायदा होता है कि हम बहुत ज्यादा वी नॉट रनिंग आफ्टर द मनी अ लॉट। बट हाँ, इतना जरूर है कि क्लाइंट्स जो बन रहे हैं, 13 साल एक अरसा हो जाता है कि 13 साल अब मुझे कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी में। ये एक अरसा हो जाता है कि जहाँ पे आप एक ही जगह पे बैठ के अगर कर रहे हो तो आपका नाम आपके लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं नहीं जाने वाले हो वहां से, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अच्छा देना ही है हमें। तो इसलिए मैं ये सब एजुकेट कर रही हूँ। कई लोगों को लगेगा ये सैलून ओनर है तो बट हो आप सैलून ओनर, तभी आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अंडर डरमैट करना चाहिए, तो जैसे आपने बोला कि हाँ अंडर डरमैट करना चाहिए, पर कई सैलून्स ऐसे हैं जहाँ पे ये चीजें विदाउट डरमैट भी होती हैं। नहीं, तो दिस इज वेरी हार्मफुल। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है, सुनने में आता है, बट इट इज वेरी हार्मफुल लिप्स के लिए भी। आप अगर बालों में करा रहे हो, पीआरपी करा रहे हो, तो इट इज आप अंडर डरमैट ही कराइए ये चीज। तो ये चीज मैंने पहली बार आपसे सुनी है किसी सैलून ओनर से जो बोल रहे हैं कि नहीं करानी चाहिए। नहीं कराना चाहिए लेडीज, डोंट। आप जितने भी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं आप अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की, डर्मेट की असिस्टेंस में ही कराइए, उन्हीं के सुपरविजन में करिए, वही सही है। स्पेशली सर्जिकल, थ्रेड लिफ्ट हो गया, बोटॉक्स हो गया, ये सारे प्लीज आप उन्हीं के साथ जाके कराइए, वही सही है। एक भी नर्व गलत पंचर हो गई ना तो वो मुंह वैसे ही रह जाना है। अगर मैं बोटॉक्स की बात करूँ, एक भी अगर हमने गलत मसल टारगेट कर दी, वो आपका फेस 6 महीने के लिए वैसे ही हो गया, बिकॉज वो आपकी मसल्स को नम कर देते हैं, एजिंग रोक देता है, राइट? सो इट्स हॉरिबल ऑल्सो, इट माइट बी हॉरिबल। सो शायद इसीलिए आज तक कोई इंसिडेंस नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज आई टेक ऑल दिस प्रिकॉशंस। दैट्स वेरी गुड। क्योंकि जब डॉक्टर ने आना बंद किया था, मेरे पास बहुत क्लाइंटेज था, अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ करती। आई स्टॉप्ड इट देन एंड देयर, आई मेड इट अ पॉइंट, आई एम नॉट डूइंग इट एनी हाउ। तो ये करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से पैसे के लिए I appreciate this actually, क्योंकि कोई सैलून ओनर अगर ये बोल रहा है तो दैट्स वेरी गुड कि हाँ एक हमको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। हाँ। अभी हमने बातों में आपने कुछ वर्ड्स बोले थे, बोटॉक्स, केराटिन, नैनोप्लास्टी, ये हेयर के ट्रीटमेंट्स होते हैं। करेक्ट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? हाँ, मैक्सिमम आस्क क्वेश्चन, ये क्या होता है, कैसे चूज करें? थोड़े थोड़े टाइम में कुछ नया आ जाता है। हाँ, तो हम कैसे पता करें कि हमें क्या कराना है? हाँ, कि हमारा हेयर जो है वो प्रोटीन का बना होता है। आई मीन मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगी कवर करने में। तो हमारा हेयर प्रोटीन का बना होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। ठीक है, तो अभी जब हमारे बालों में कुछ भी इश्यूज होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम केराटिन लूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अभी जो केराटिन ट्रीटमेंट आया था, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस केराटिन ने, ये केराटिन प्रोटीन है, वो प्रोटीन रिस्टोर ट्रीटमेंट भी आप उसे कह सकते हो, कि वो आपके बालों में एक लेयर क्रिएट कर देता था, प्रोटीन की एक लेयर बना देता था। तो बालों में वॉल्यूम भी दिखता है, क्योंकि इट्स लाइक कि आपकी ये डेंसिटी थी, ये हो गई टाइप्स, राइट? तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि आपके बालों में वॉल्यूम भी दिखेगा, शाइन दिखेगी, फ्रिज मेंटेन हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएंगे, इस तरीके से।
तो ये केराटिन से स्टार्ट हुआ। फिर आया बोटॉक्स। बोटॉक्स क्यों आया? बिकॉज साइंस एडवांसमेंट करती है, साइंस में तरक्की जैसे जैसे होती जाती है, नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आप इसे कह सकते हो। हाँ, यही है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एक मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो चेंज हो जाता है एंड द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, माइनर डिफरेंस के साथ। हाँ, बट प्रोसीजर सेम रहता है। तो बोटॉक्स में हम क्या करते हैं कि फाइबर ऐड होता है, जो भी जैसे आपकी पूरी क्यूटिकल आई, ठीक है, जो लास्ट लेयर है, अब कहीं कहीं पे वो डैमेज हो गई है, तो जब हम उसको करते हैं तो फाइबर के फॉर्म पे क्यूटिकल को रिपेयर करता है एंड हेंस आपको लगता है वॉल्यूमिनस हेयर हो गया है। हाँ, तो वो फाइबर ऐड करता है, केराटिन उसमें भी है, सेम चीज है। और जिसके बाल थोड़े ज्यादा पतले हों, आप मतलब एक ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अपने आप से मत चूज करो आप, मुझे बोटॉक्स कराना है, मुझे नैनोप्लास्टिया कराना है, आप सैलून जाओ। हमें ट्रेन किया जाता है कि किस प्रोडक्ट में क्या है और उसे किस तरीके की हेयर कंडीशन पे हमें मतलब कौन से बालों पे क्या सूट करेगा। हाँ, जरूरी नहीं है बोटॉक्स मुझे सूट कर रहा है तो आपको भी कर। करेक्ट। तो जैसे मेरी फ्रेंड ने नैनोप्लास्टिया कराया, मैं भी करा लूं, मेरी फ्रेंड ने बोटॉक्स कराया, मैं भी करा लूं, नहीं। तो हमें आप चूज करने दो आपके बालों को देख के, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए करने को तो हम कर देंगे, बट एक होता है कि हाँ हमें क्या बेस्ट रिजल्ट, हम समझ सकते हैं कि हर हेयर नैनोप्लास्टिया के लिए नहीं है। हो जाएगा बालों में नैनोप्लास्टिया, बट वो कहीं ना कहीं स्लीक दिखेंगे, बिकॉज नैनोप्लास्टिया इज नैनो मीन्स जो माइक्रो आप कह सकते हो कि माइक्रो लेवल पे जाके वो हेयर को रिपेयर करता है और प्रोटीन ऐड करता है, दैट इज नैनोप्लास्टिया। सो थोड़ा सा और वो डिटेल वर्जन ऑफ बोटॉक्स है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। सो वो उसमें थोड़ा सा हेयर ज्यादा स्ट्रेट होता है, स्लीक होता है। तो अगर किसी के बाल ऑलरेडी पतले हैं तब मैं नैनोप्लास्टिया नहीं सजेस्ट करूंगी, मैं बोटॉक्स सजेस्ट करूंगी। ओके, दैट इज हाउ इट गोस। कि इस तरीके से हम चूज कर सकते मतलब हेयर के टेक्सचर पे डिपेंड करता है हमें क्या कुछ डिपेंड करता है। फिर कितना सेंसिटिव हेयर है, क्या इलास्टिसिटी है हेयर की, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप एक बार सैलून आते हो तो हम सब चीजें टेस्ट करते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, फिर करते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब ये चीजें कभी हमें खुद से डिसाइड नहीं करनी चाहिए, वी शुड लीव इट टू दी सैलून ओनर कि कैसे करना है, या मतलब एक बार टेक्सचर दिखा के पूछना चाहिए, एक एडवाइस लेना चाहिए, एक बार लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी एजुकेटेड हेयर ड्रेसर्स हैं उन्हें ये पता है कि क्या करना चाहिए, कभी बोटॉक्स करना चाहिए कि कभी नैनोप्लास्टिया करना चाहिए। बोटॉक्स वाले भी नैनोप्लास्टिया करा सकते हैं, मैं फिर से कहूंगी, बट डिपेंड्स। हाँ, फिर आपने पैसा तो लगाया बट वो लुक में उतना मजा नहीं आया तो भी फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई हेयर, I would not go for nanoplastia because I have a round face. ये एक example है कि I have a round face and I like fuller hair on myself. कि थोड़ा सा contour करने के लिए face को, या इस तरीके से face को थोड़ा सा sleek दिखाने के लिए मैं चाहूंगी कि मेरे पास थोड़े से bounce हो मेरे बाल में, थोड़े से curls हो, तो I will never go for nanoplastia क्योंकि वो तो मेरे बाल को straight करते हैं। जिनकी डेंसिटी अच्छी है उन्हें नैनोप्लास्टिया ज्यादा सूट करता है, जिनकी डेंसिटी कम है उन्हें बोटॉक्स सूट करता है। ओके, दैट इज नॉट ओके। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे मिथ क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि एज अ क्लाइंट जब मुझे ये क्लियर हो रहे हैं तो आई गेस मेरे व्यूअर्स को तो क्लियर हो ही रहे होंगे। डेफिनेटली। अब बात करते हैं स्किन की। ओके, ठीक है, हर किसी की अलग अलग स्किन होती है, राइट। मैं कुछ ही स्किन जानती हूँ, ड्राई स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन। तो कितनी स्किन टाइप्स हैं ये आप थोड़ा मुझे बताइए, और उन स्किन टाइप का स्किन केयर कैसे करना है एट होम रेमेडी, मतलब घर पे हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं या उनकी डेली केयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्किन टाइप्स, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम बीइंग आस्क्ड ऑलमोस्ट डेली बाय माय क्लाइंट्स जो भी आते हैं स्किन सर्विसेज के लिए कि मैम हमें बताइए हमारी स्किन टाइप क्या है, मैम हम कैसे पता करें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। सो स्किन टाइप क्या क्या होती हैं? तो मेजरली होती हैं कि ड्राई, नॉर्मल, ऑयली हो गई, सेंसिटिव हो गई एंड कॉम्बिनेशन हो गई। ये 5 स्किन टाइप ही मेजरली होती हैं। नॉर्मल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, मैं बताती हूँ। सो ऑयली स्किन से पहले स्टार्ट करते हैं। एक तो आजकल के वेदर में ऑयली ज्यादा देखने को मिल रही है, और दूसरी ऑयली इज मोर प्रॉब्लमेटिक देन एनी अदर स्किन, तो वो शुरू कर लेते हैं। ब्रीफली मैं थोड़ा सा इसे कवर करूंगी। ऑयली स्किन वो हो जाती है जहाँ पे आपका सीबम प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, और आप आपके स्किन पे जैसे आप सुबह उठते हो, ऑयल काफी सारा आ जा रहा है आपकी स्किन पे, और आप देखते हो कि एक्ने प्रोन ज्यादा होती है,
ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है। स्पेशली टी जोन में हम देखते हैं काफी ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है, वो हमारी ऑयली हो जाती है। ड्राई स्किन इज ड्राई स्किन, नॉर्मली आपको थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड दिखती है, इसमें सीबम प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, और इसको आपको थोड़े थोड़े टाइम में आपको लगता है कि सूखी सूखी सी लग रही है, मॉइस्चराइज करना पड़ता है आपको, मॉइस्चराइज करना पड़ता है, वो ड्राई हो जाती है। फिर हम आते हैं नॉर्मल स्किन के ऊपर। नॉर्मल स्किन को हम बेबी स्किन भी कहते हैं। ओके। ना ये ज्यादा ऑयली है, ना ये ज्यादा ड्राई है, कुल मिला के अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रभु का आशीर्वाद है जो कम लोगों को मिलता है। अगर आपके पास नॉर्मल स्किन है तो मतलब आप कोई भी क्रीम लगा लो, कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला। ब्लेस्ड हैं, और लेकिन आजकल ऐसे ब्लेस्ड लोग कम ही हैं, बट जो हैं यू आर ब्लेस्ड, तो वो नॉर्मल स्किन हो जाती है। यू वोंट सी मेजर प्रॉब्लम्स इन दो स्किन, नॉर्मल स्किन इज गुड। ठीक है। फिर आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन हम क्या कहते हैं कि हमारा टी जोन जो रहता है ये ऑयली रहता है, और जो सी जोन है, जो हम ये चीक्स वाला पोर्शन कहते हैं, ये हमारा ड्राई रहता है। ओके। उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों चीजें हैं। हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ड्राई भी है एंड ऑयली भी है। ड्राई भी है, ऑयली भी है। फिर आती है हमारी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन है, जैसे आपने सुना हो, छुआ तो लाल हो गई, कुछ भी लगाते हैं हम, हमारे दाने आ जाते हैं, और रिएक्ट कर जाती है। हाँ, ये हम कहते हैं कि सेंसिटिव स्किन इस तरीके की होती है। फिर जैसे आप कहते हो एजिंग वाली स्किन है, तो ये स्किन टाइप नहीं है, ये स्किन कंडीशन है कि आपकी स्किन मैच्योर हो गई, आप मैच्योर स्किन के साथ हुए तो नहीं थे, सो दिस इज अ स्किन कंडीशन। इसी तरीके से जो भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि अगर मुझे स्किन केयर की बात करनी है तो एक्ने भी इसमें होता है। हाँ, एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने प्रोन इज ऑयली। हाँ। तो एक्ने क्यों आते हैं? जितना ज्यादा सीबम प्रोडक्शन हो रहा है और अगर उसे क्लियर नहीं किया जा रहा है तो इट विल लीड टू एक्ने। ओके। मतलब अगर हमारा ऑयली फेस हो रहा है, हाँ, तो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड ज्यादा होते हैं, दैट लीड्स टू पिंपल्स, वही होते हैं। थोड़े थोड़े टाइम ब्रेक में हमें फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है, या आपको पहले तो करेक्ट फेस वॉश चूज करना है, और फेस वॉश भी कभी ऐसा चूज नहीं करना चाहिए जो कि हमारी फेस को ड्राई कर दे, वो हमारा नेचुरल ऑयल ही ले ले। ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि हमें ऑयली स्किन है हमारी तो हमें मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा तो फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो स्किन को ड्राई कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आपका फेस वॉश है दैट शुड बी वेरी जेंटल टू योर स्किन। आपके नेचुरल ऑयल को मेंटेन करते हुए जो एक्सेस ऑयल सीबम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसे कंट्रोल करें। ओके। सिमिलरली इट इज अ मिथ कि आपकी ऑयली स्किन में आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। मॉइस्चराइजर इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हर स्किन को चाहिए। वो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, वो हाइड्रेशन नहीं दे रहा है आपकी स्किन को। ओके। तो इसलिए मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप यू शुड चूज योर मॉइस्चराइजर। ओके। तो ये हम सजेस्ट करते हैं। ड्राई स्किन का ये है कि आप ऐसा फेस वॉश यूज करें जो कि आपकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट रखे और क्लीन रखे। और मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट, वो तो करना ही चाहिए। और कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो दोज आर मेंट फॉर कॉम्बिनेशन, जो ना स्किन को ड्राई करते हैं ना ही ऑयली करते हैं। आप वैसे प्रोडक्ट्स को यूज करो। और नॉर्मली जो ऑयली स्किन के लिए फेस वॉशेस आते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड रहता है, जिससे आपका थोड़ा सा फेस का जो ऑयल कंट्रोल बना रहता है। मैं पूछने वाली थी सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि मेरी ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन है। मैं समझ गई थी, आप ऑयली पे ज्यादा ध्यान दे। एक्ने प्रोन ऑलरेडी है मतलब कि, तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड मेरे डर्मेट ने भी मुझे सजेस्ट किया, तो आई यूज सैलिसिलिक एसिड। तो ये मतलब एक नॉर्मल जैसे हमारी ऑयली एक्ने स्किन है तो हम सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद लें। तो ये चीजें हमें पूछ के ही लेनी चाहिए डर्मेट से। करेक्ट, क्योंकि आपकी उस पे डिपेंड करता है व्हाट एज ब्रैकेट यू आर इन। अगर आपकी थोड़ी सी मैच्योर स्किन भी हो गई है एट द सेम टाइम ऑयली है, तो देन देयर कुड बी अदर एलिमेंट्स एज वेल। उसमें हम विटामिन सी, कोजेक, अल्फा आर्बुटिन, ये सब भी हो सकता है। तो इसलिए इट इज सजेस्टेड कि आप एक बार कंसल्ट कर लें फिर लें। ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई गेस आपके संग नेक्स्ट एपिसोड भी शूट करना पड़ेगा मुझे। अब आते हैं पिगमेंटेशन। एक वर्ड होता है, ठीक है? राइट। बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, पिगमेंटेशन क्या होता है और इसको हम क्योर कैसे करते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से पिगमेंटेशन है समथिंग जो स्किन पे होता है ऑब्वियसली, बट ये क्या होता है थोड़ा आप डीपली मुझे बताएंगे? ओके। सो इट्स अ, जो हमारे सलोन में भी क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं,
मेजरली दो आती हैं, टैनिंग, पिगमेंटेशन। ओके। सो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन होता क्या है मतलब स्किन में? मैं बताती हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, या कुछ एक पर्टिकुलर एरिया स्किन का थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर एरिया। अदर एरिया। तो वो जो डार्क एरिया हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर पिगमेंटेशन। नाउ व्हाई डज दैट हैपन? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड मेलेनिन। ओके। अभी मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन वो होता है जो आपके स्किन को कलर देता है। ओके। वो एक पिगमेंट होता है, तो वो आपके स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। जब वो कलर, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहां पे हो जाता है। अब आपने पिगमेंटेशन किस तरीके से देखा होगा? आपने देखा होगा फ्रेकल्स के रूप में, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, वो हो गया फ्रेकल्स, उसको कहते हैं, वो है हाइपर पिगमेंटेशन। आपके स्पॉट्स आ जाते हैं, आपके डार्क पैचेस अराउंड द चीज, ये डार्क पैच हो गया यहाँ पे, और मे बी समटाइम्स लोगों के यहाँ सी बन जाता है, वो हो जाता है। तो उस केस में भी वो भी पिगमेंटेशन है। कुछ लोगों के ये डार्क माउथ हो जाता है, यू नो, मंकी माउथ भी कहते हैं इसको कुछ लोग। तो ऐसे अराउंड द माउथ जो डार्कनेस आ जाती है, दैट इज ऑल्सो हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जो ये सारी चीजें हाइपर पिगमेंटेशन में ही आती हैं। ओके। हाउ टू ट्रीट इट? तो एक चीज मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी, कुछ तरीके के पिगमेंटेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डर्मैट ही ठीक कर सकता है। कुछ तरीके के पिगमेंटेशन ऐसे होते हैं जो सैलून में ठीक हो सकते हैं। ओके। जब हम स्किन कंडीशन देखते हैं, तब हम बता पाते हैं कि हाँ, ये क्योरेबल है भी कि नहीं, और फेशियल से किस हद तक क्योरेबल है। अदरवाइज देयर आर मशीन्स व्हिच कैन क्योर पिगमेंटेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तब आप अपने डर्मैट के पास जाके वो करवा सकते हैं। तो आप एक बार जब विजिट करते हैं, तब ज्यादा क्लियर हो पाता है। सो पिगमेंटेशन पे फेशियल्स बिल्कुल कारगर नहीं होते, ये सच नहीं है। हाँ, पिगमेंटेशन का कॉज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उससे और भी ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन डैमेज। तो सन डैमेज से ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ यूज किया उससे हो गई पिगमेंटेशन? हाँ, वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण है। स्ट्रेस इज ऑल्सो अ रीजन। सन डैमेज इज द मेजर रीजन। देन हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ रीजन। आपने कोई कुछ ऐसी मेडिसिन खा ली जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो गया, वो भी होता है। तो आपके इंटरनल कोई मेडिकल कंडीशन है, उससे भी हो जाता है। सो दे आर एन नंबर ऑफ रीजंस, यू नो। अभी अगर जैसे सन डैमेज से है, टैनिंग है, ये सारा कुछ फेशियल से बहुत हद तक कवर हो जाता है if you are getting a good facial done. And when I say good facial done, always make sure कि आप उसकी सिटिंग्स ही लीजिए। कोई आपसे कहेगा ना मैं तो एक बार में ठीक कर दूंगा या दूंगी, नहीं होता वो। इट इज अ प्रोसेस, सेशन हाँ, प्रोसेस। तो आप उससे कहिएगा मुझे वो छड़ी दिखाओ जो घुमा के चालू करना है। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आप टैनिंग एक बार में नहीं निकाल सकते। हाँ, लोग कहते हैं टैनिंग एक बार में निकलती है, तो ओवर द टाइम हुई है ना, तो वो ओवर द टाइम जाएगी। आप इतना टाइम दो। कई बार हम भी बहुत स्ट्रेस डालते हैं, यू नो, सैलून वालों पे, ये आप मेरे घर में वेडिंग है, मेरे को टैनिंग खत्म करके दे दो। अभी वो कैसे खत्म करेंगे, आप खुद से तो सोचो। कौन सी छड़ी घुमाएंगे? वो प्रोडक्ट्स हैं, वो लगाएंगे, आपके सेशंस होंगे, उसी हिसाब से तो जाएगा। तो बेटर ये रहता है कि आप टाइम दीजिए। बहुत सारे अच्छे फेशियल्स आ गए हैं अब, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फेशियल करने के तरीके, जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए और वो क्योरेबल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो जेनेटिक भी होता है, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। ओके। वो नहीं हो पाएगा, वो क्योरेबल नहीं होते हैं। वो क्योरेबल नहीं होते हैं। और अगर आप आपके कुछ सन डैमेज की वजह से हुआ है, या फिर कुछ एक टेम्परेरी फेज में हो गया है, तो वो सब क्योर हो जाते हैं। अदरवाइज देयर मशीन फिर उनसे क्योर होते हैं, ऑफ कोर्स, इस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन मेरे मन में था मैम जी। जनरली हमारी फैमिलीज में ऐसे लोग होते हैं जो फेशियल के लिए ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होते हैं, या उनको लगता है कि फेशियल नहीं कराना चाहिए। करेक्ट। तो क्या ये सही है? तो ऐसे बहुत क्लाइंट्स होते हैं, बहुत लोग हैं जो हेयर तो कराएंगे, बट देन वो कहेंगे कि हम फेशियल नहीं कराते, हमारी स्किन खराब हो जाएगी। तो नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, बट मेरा कहना ये है कि क्या अभी स्किन परफेक्ट है? नहीं। सेकेंडली, फेशियल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कराना चाहिए? कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं क्लीन अप तो करा लेंगे, फेशियल नहीं कराएंगे। सो लेट मी टेल यू, ये एक बड़े भाई और छोटे भाई का फर्क है। क्लीन अप छोटू है, फेशियल बड़कू है, इस तरह कोई डिफरेंस नहीं है।
तो प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं, प्रोसीजर सेम रहता है। ओके नाउ हमें फेशियल क्यों कराना चाहिए? देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। ओके एक चीज तो जो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। देयर आर सर्टेन फेशियल्स व्हिच फोकस ओनली ऑन द क्लीनिंग ऑफ द स्किन, देयर आर सर्टेन फेशियल्स व्हिच फोकस ऑन द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। ओके थर्ड है कि आपके जो जब हम हाइड्रेशन को कवर करते हैं तो बहुत हद तक हम पिगमेंटेशन को भी केटर करते हैं, एजिंग को केटर करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। ओके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ग्लो भी आता है और हमारी टाइटनिंग भी होती है। थर्ड, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो चेहरे तक पहुंचेगा एंड ऑल दैट, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। ओके एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। हर मसाज इस तरीके से फोकस्ड होती है, उसमें दो तरीके के स्टेप्स होते हैं। एक होते हैं जो प्रेशर वाले स्टेप्स हम देते हैं जिससे रिलैक्सिंग फील होता है, और एक होता है कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं जिससे हम पेनिट्रेशन स्टेप्स जिसको कहते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट को पेनिट्रेट भी कराते हैं। तो जब प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो रहा है तो वो वैसे फायदा पहुंचा रहा है, और जो रिलैक्सिंग स्टेप्स होते हैं उससे क्या होता है कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं नोड्स के थ्रू। तो इस तरीके से भी फेशियल इंपॉर्टेंट होता है। ओके फोकस क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक में जाओ और अच्छे ब्रांड्स में जाओ, और मतलब अगर करा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी में कराएं। अच्छी क्वालिटी में आप करा लो, और आप इस तरीके से करा लो कि आपकी स्किन पे नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूँगी रेगुलर कराओ आप, या तो आपकी स्किन कोरियन स्किन है, अगर कोरियन स्किन नहीं है, ग्लास स्किन नहीं है, तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन है तो वो वर्ड्स तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल स्टेरॉइड यूज करो, यू नो, या इस तरीके से कुछ यूज करो, तो करना चाहिए। आप फेशियल कराओ, आप उस तरीके से आपकी स्किन को फायदा मिलेगा। तो आई थिंक फेशियल के सिर्फ फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है, अगर कायदे से कराया जाए तो फेशियल तो कराना चाहिए। एनीवेज वो फायदेमंद ही रहता है, उसके कोई नुकसान नहीं है। ओके बहुत सारे क्वेश्चन से परेशान कर दिया आपको? नहीं, आई एम मोर देन हैप्पी, ये मेरा काम है। मिथ्स बहुत थे जो क्लियर हुए हैं आप फेशियल को लेके, पिगमेंटेशन को लेके। तो बहुत सारे मिथ आपने क्लियर करे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आंसर किए। थैंक यू फॉर दोज आंसर्स। अच्छा लगता है जब कुछ इन्फॉर्मेटिव हम देते हैं अपनी पब्लिक को स्पेशली। तो थैंक यू मैम यहाँ आने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक अगर हम सैलून ओनर से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मे बी ये हेल्पफुल हो। जैसे आपने डरमैट का बोला, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एंड होप बहुत सारी बातें रिमेनिंग है, तो जल्दी हम आपके संग नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे। थैंक यू फॉर बुंदेली स्पिरिट। Thank you for having me here. I'm really honored. Answering these questions is my daily job. और जब भी मेरे पास मेजरली मेरा ये डेली का काम रहता है कि आज मैम मेरे को इस प्रॉब्लम का जवाब बताइए, तो मे बी इसके थ्रू हमारे क्लाइंट्स को बहुत फायदा मिलेगा कि वो एक जगह बैठ के एक ही बार में अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिल रहे हैं, जितने भी हम लोग कवर कर पाए। एंड थैंक्स टू यू रविका जी, थैंक्स टू बुंदेली स्पिरिट। आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आप ये कॉन्सेप्ट लेके झांसी में आए। यू द फर्स्ट वन to introduce such kind of a podcasting concept in Jhansi and in entire Bundelkhand, I would say. And आप ये लेके आए, I have always supported women entrepreneurs, and I think I am one of the few women entrepreneurs जो हम लोग मतलब first women entrepreneurs of Jhansi. So I always support women entrepreneurship in Jhansi, and I really really wish you all the luck and all the best for your future endeavors, and hopefully आप बहुत अच्छा करते रहें। Thank you so much. Thank you.